चलिए बच्चों, आज सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 हमने अपनी पिछली क्लास में किया था, लेकिन हम आज जो इसका ऑल्टरनेटिव में है क्वेश्चन और वाला, वो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ें मेरे साथ साथ। लिखा है यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज़। ये है यूथ लिमिटेड, ये है यूथ लिमिटेड। इस यूथ लिमिटेड ने क्या किया? लोन लिया। टुक अ लोन ऑफ रुपीज 15 लाख। 15 लाख का लोन लिया फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो अपनी सिक्योरिटी जमा कराई एसबीआई को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी कोई भी अपने फिक्स एसेट्स जमा कराई होगी सिक्योरिटी के रूप में इस कंपनी ने, यूथ लिमिटेड ने, एज अ सिक्योरिटी। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशूड 10,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी जमा कराए 10,000 11% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। पास necessary journal entries for the above transaction if the company decided to record the issue of 11% debenture as a collateral security and how the presentation in the balance sheet of youth limited। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले जो आप एंट्री करोगे वो तो बैंक से लोन लेने की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया था हमने? 15 लाख रुपीस का। देखो ये लिखा हुआ 15 लाख का आपने लोन लिया, तो आप 15 लाख की एंट्री कर डालेंगे यहाँ पर। तो ये कर दो आप 15 लाख, ये भी 15 लाख की एंट्री हो जाएगी। और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इसके बाद अब आप बात करो पॉइंट नंबर, मतलब अपनी जनरल एंट्री नंबर 2 की। तो आप लोग इस बात को जानते हो कि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जब हम डिवेंचर देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो कितने परसेंट डिवेंचर दिए? 11% वाले। तो आप एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। कितने के डिवेंचर्स दिए आपने उनको? 10,000 डिवेंचर्स दिए थे 100 रुपीज़ वाले। तो 10 लाख के हो गए। 10,000 इंटू 100, तो ये हो गए आपके 10 लाख के डिवेंचर्स। ठीक है जी। तो ये डिवेंचर्स कितने के हो गए? 10 लाख के। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इससे आगे की। अब आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करना है, प्रेजेंटेशन देना है बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो आप लोग भी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म बनाएं। ठीक है, तो लो बनाया मैंने फॉर्मेट। तो ये देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किसकी है? बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट।
यूथ लिमिटेड, और ये आ जाएगा एक्सट्रैक्ट। यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखोगे, ऊपर ही ऊपर लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग आ जाएगी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही दिखाते हैं अपन इसको। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे आप, और लॉन्ग इसके अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ नोट नंबर का कॉलम भी बना लो। नोट नंबर 1 में एक्सप्लेनेशन देंगे, अब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ इसी के नीचे आप नोट्स टू अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लिखो, और आ जाएगा सबसे पहले नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर अब आप सिक्योर्ड लोन्स दिखाओगे। सिक्योर्ड लोन की हेडिंग के अंदर लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम दिखाएंगे 15 लाख रुपीस का। और इसके बाद आप 10,000 11% डिवेंचर दिखाओगे 100 ईच का। 10,000 11% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। ठीक है बच्चों, तो 10 लाख के हो गए, और यही के ये डिवेंचर्स आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी जमा कराए थे। तो सेकंड मेथड के तहत हम सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। आप डिवेंचर सस्पेंस करके यहाँ दिखा देंगे, आप 10 लाख माइनस हो जाएंगे और बाहर आ जाएगा नील, और ये टोटल 15 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन चल रहा था हमारा सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7 आया, और अब इस 7th क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज़ लिखी हुई है। लिखा हुआ है, अब देखना ये है कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं। लिखा है माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। तो ये आपकी फर्म का नाम है, जगन्नाथ एसोसिएट्स के अंदर ही पार्टनर हैं। They decided to dissolve the firm on 31st March 2021. Pass necessary journal entries for the following transaction after various assets other than cash and the third parties have been transferred to realization account. हमें जर्नल एंट्री बनानी है इन सभी की, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। और अब आप देखें कि पहली क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बात बोल रहे हैं और देखना है हमने। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात लिखी है पहले पॉइंट में, ओल्ड मशीनरी fully written off was sold for rupees 42,000. ओल्ड मशीनरी है, fully written off, ठीक है। क्या लिखा है? ओल्ड मशीनरी fully written off was sold for rupees 42,000, यानी आपने एक पुरानी मशीन है जिसको बेच दिया 42,000 में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब हम कोई भी एसेट बेचते हैं तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? कोई भी एसेट बेचते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक करके दिखाते हैं। तो अगर हम इससे जर्नल एंट्री बनाएं तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 से 60,000 में सोल्ड किया आपने। अब इसके बाद देखिए 60 नहीं 42,000 में किया, तो 42,000 से करेंगे, 60 नहीं से नहीं की
42,000 में किए तो 42,000 से कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट के बाद अब आगे आपको बोल रहा है वाइल, क्या लिखा है, वाइल अ पेमेंट ऑफ ₹6,000 इज मेड टू बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर। जो बिल एक था आपका वो डिसऑनर हो गया, और बिल डिसऑनर होने पर आपने पेमेंट कर दी किसको, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम बैंक को पेमेंट करेंगे, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो ही गया तो बैंक वाला तो आपसे पेमेंट लेगा। तो बिल डिसऑनर होने पर हम क्या एंट्री करते हैं, टू बैंक करके एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इससे जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए नंबर 2 की एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से, 6,000 रुपीज से। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या बोल रहा है कि मधुसूदन नाम का जो पार्टनर था उसने एक्सेप्ट कर ली एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने की थी, 80,000 की जो एसेट्स थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया 75,000 में। ठीक है, अब मधुसूदन ने मे बी पॉसिबल कि लोन दे रखा हो, एंड द बैलेंस थ्रू अ चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म को लोन दे रखा था। तो मधुसूदन का लोन कैंसल आउट होने जा रहा है। थर्ड, मधुसूदन लोन को कैंसिल करने जा रहे हैं। तो अब ये डेबिट हो गया। ठीक है, लोन कितने का था, 1 लाख का था। मधुसूदन का लोन कितने का था, 1 लाख का था। आपने उसको पेमेंट कितने का किया, ये कह रहे हैं उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट रख ली है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि उसने क्या रख ली है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट रख ली और बाकी का हमने उसको टू बैंक से पेमेंट कर दिया। तो हम उसको जब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो वो कितने की कर रहे हैं, बैलेंस अमाउंट की 75,000 की। तो उसने एसेट रख ली, तो जितने की उसने एसेट रख ली आप टू रियलाइजेशन करके आप उसकी एंट्री करेंगे 75,000 की, और बैलेंस अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ गया जिसको आपने उसको चेक से पेमेंट कर दिया 25,000 का। अब जरा आप ये देखें, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, अगर हम देखो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, अगर मैं आपको ये बात बोलता है कि मधुसूदन का लोन, ये देखो ये बैलेंस शीट होगी आपकी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट होगी। ऐसे ही होता है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें मधुसूदन का लोन दे रखा होगा आपको, क्योंकि मधुसूदन ने फर्म को लोन दे रखा था और 1 लाख रुपए का। अब बेसिकली क्या होता है, वैसे तो हम देखो जो लोन होता है उसको डायरेक्टली जब हम पेमेंट करते हैं चेक से, क्योंकि आप डायरेक्टली लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको पेमेंट कर देते हो, जो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके लोन की पेमेंट कर देते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपको क्या बात बोल रहा है कि 75,000 रुपीज़ का हमने उसको एसेट दे दी। और मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर कोई भी लायबिलिटी अगर आपकी है, जैसे मान के चलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में मधुसूदन का लोन लिख दिया, एक बार आप मान के चलें ये है 1 लाख रुपीज़ का, और अगर ये कोई भी एसेट लेके चला जाता है तो हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं डेबिट साइड के अंदर, और ना ही एसेट को रियलाइज करने की एंट्री करते हैं। जैसे मान के चलिए जो आपकी स्टॉक था, मधुसूदन ने जो है 75,000 का अगर स्टॉक लेके चला जाता तो ना तो आप इसको डिस्चार्ज करने की एंट्री यहाँ करते, ठीक है, ना तो आप इसको डिस्चार्ज करने की एंट्री यहाँ करते हैं, और ना ही ये 75,000 की एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, टू बैंक करके जो आप इसको अपन पे ऑफ करते हैं उसकी ना तो टू बैंक करने की एंट्री यहाँ पर होगी। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि एसेट आपकी ऑलरेडी अनरिकॉर्डेड थी, एसेट आपकी ऑलरेडी अनरिकॉर्डेड थी, तो यानी वो तो पहले से ही रिकॉर्ड नहीं थी ऐसे एसेट्स। ठीक है, एसेट्स तो पहले से ही रिकॉर्ड नहीं थी आपकी। इसका मतलब मधुसूदन का लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट से अब चार्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट पहले से रिकॉर्ड, अगर देखो रिकॉर्डेड अगर एसेट होती
तो यहाँ से आप लोन का पे ऑफ नहीं करते, वहाँ पर आप एसेट्स को जो है उसको रियलाइज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपका हुआ क्या कि ये जो लोन का अमाउंट है, ये जो लोन के अमाउंट के लिए ये एसेट्स लेके जा रहा है और वो भी अनरिकॉर्डेड। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बाय मधुसूदन लोन 25,000 लिखना पड़ेगा, बाय मधुसूदन लोन 25,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 75,000 के लिए है ना अनरिकॉर्डेड, 75,000 लिखना पड़ेगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या हो गई, मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मधुसूदन का लोन बाकी अमाउंट आपने 25,000 बैंक से जो पेमेंट कर दिया उसका रियलाइजेशन में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जब आप डिसोल्यूशन के अंदर बैंक अकाउंट बनाते हैं उसमें बाय मधुसूदन लोन आ जाएगा 25,000। तो आपने क्या चीज देखी, 75,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर एसेट्स ऑलरेडी होती यहां पर रिकॉर्डेड तो आप उसको ना तो यहां डिस्चार्ज करते ना इसका पे ऑफ करते। लेकिन हमने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू 75,000 को चार्ज किया, क्यों, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए और वहां पर मेजर अपना मधुसूदन का लोन कैंसल आउट भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने मधुसूदन का लोन कर दिया डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज कर दिया उसको, और यहाँ पर जो 25,000 बच रहे थे वो हमने बैंक अकाउंट में पे ऑफ कर दिए। तो इस तरीके से इसकी एंट्री बैठ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि एंट्री किस तरीके से होगी सेकंड केस के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या चीज है देखनी है अपन को। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम आगे करेंगे। अब ये सब चीजें होने के बाद अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं कि क्या बोलता है ये। देखो थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बात बोल रहा है। थर्ड नंबर का पॉइंट हमें बात बोल रहा है, स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 वॉज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टॉक कौन लेकर चला गया, 30,000 का स्टॉक ये तीनों लेकर चले गए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और देखना ये कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, आंसर है नहीं। तो हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे, इक्वल इक्वल। तो चलिए इक्वल इक्वल के अंदर बांट देते हैं। अगर कोई भी पार्टनर कोई स्टॉक लेके जाता है या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ लेके जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। जैसे स्टॉक लेके चला गया, एसेट लेके चला गया कोई भी पार्टनर, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल करके एंट्री होती है। तो यहाँ तीनों पार्टनर लेके गए हैं, माधव भी, मधुसूदन भी और मुकुंद भी। तो बाय तो जर्नल एंट्री में बाय टू तो लगाते ही नहीं है। तो माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। मधुसूदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुसूदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि रेशियो नहीं दे रखा है तो हम इक्वल इक्वल कर देंगे। तो 10,000 एंड 10,000 से हो जाएगी। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी। अब आता है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद। मुकुंद के बिहाफ पर फर्म ने पेमेंट किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। तो आप एंट्री क्या करेंगे, फर्म पेमेंट कर रहा है मुकुंद के बिहाफ पे, तो एंट्री हो जाएगी मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000 की है तो 5000 से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये भी हो गया। अब आता है देयर वॉज अ व्हीकल लोन, एक व्हीकल लोन था, कितने का था, 2 लाख रुपीज का था। लिखा है देयर वॉज अ व्हीकल लोन ऑफ रुपीज 2 लाख विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट्स। आपने एसेट सरेंडर कर दी और उसको पे ऑफ कर दिया। तो मैंने बताया था ना, कोई भी अगर आप लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई एसेट सरेंडर करते हैं, अब यहाँ तो नहीं लिखा ना कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और आपने एसेट सरेंडर कर दी 1,40,000 की, तो ना तो आपको इस लोन की एंट्री करने की जरूरत है ना इसकी, लेकिन वो कहता है शॉर्टफॉल वाज मीट बाय द फर्म्स बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट से मीट आउट हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टफॉल हो जाएगा ना, उसकी एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी आपको। भाई जैसे रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ना तो मैंने व्हीकल लोन लिखा, ना व्हीकल लोन, और ना ही यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स, ना तो इसको करने की जरूरत है ना इसको करने की जरूरत है। लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट में अगर कोई एसेट्स लेके चला जाता है तो आप दोनों की एंट्री मत करो, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट आपने कैश में पेमेंट किया उसकी एंट्री तो हमको करनी पड़ेगी, और वो क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक करके, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और 60,000 हो गया, क्योंकि 2 लाख में से 1,40,000 की तो पेमेंट कर ली, बाकी कितना बचा 60,000, तो 60,000 रुपीज से ये आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब उस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास रिटायरमेंट का क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या लिखा है, गिनी, बिनी and Mini were partnership sharing profit and losses in the ratio 5:2. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, कैपिटल दे रखी है गिनी, बिनी और मिनी की, कैश है 1,17,300, डेटर्स हैं, प्रोविजन है, इन्वेंट्रीज हैं, मशीनरी है 1 लाख की, फर्नीचर है 1,80,000, बिल्डिंग है और गुडविल है। गुडविल ऑलरेडी ओपन है। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2021 यानी ईयर एंड पर हुआ है, गिनी रिटायर हुई है, गिनी रिटायर फ्रॉम द फर्म, ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू रिवील द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस, बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। तो चलिए करना क्या है, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, दोनों ही बनाने हैं। तो चलिए दोनों का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन और बनाते चलते हैं साथ साथ। तो आप लोग मेरे साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट खींचें और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट खींच लीजिए, और हम दोनों अकाउंट साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, दोनों अकाउंट साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बन जाएगा आपका गिनी, बिनी और तीसरे पार्टनर का नाम था मिनी। ऐसे यहाँ पर गिनी, बिनी और मिनी, गिनी, बिनी एंड मिनी, गिनी, बिनी एंड मिनी, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बड़े क्वेश्चन जब आ जाएं तो बिना सोचे समझे सबसे पहले आप कैपिटल तीनों पार्टनर के लिखेंगे, 4,60,000, 3 लाख एंड 2,90,000। तो सबसे पहले आप लिखें 4,60,000, 3 लाख एंड 2,90,000। तो मेरे साथ साथ लिखना चालू करें, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 4,60,000, 3 लाख एंड 2,90,000। ठीक है जी। तो ये हो गई कैपिटल,
फिर आता है हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब हम बांटेंगे किसको, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स को। नीचे आप देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, लिखा है द लायबिलिटी ऑफ ₹23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। तो अब आप देखिए 32,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन था आपके पास, वर्कमैन कंपेंसेशन था 32,000 का, और आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएटेड हो गई 23,000 की। तो 32,000 में से माइनस 23,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, माइनस 23,000। तो स्टिल अभी भी वर्कमैन कंपेंसेशन के 9,000 रुपीज़ बैलेंस बच रहे हैं रिजर्व का। तो ये जो 9,000 रुपीज़ बच रहे हैं ये सभी पार्टनर्स के अंदर बांट दिए जाएंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के नाम से, इनके 5:2 के रेशो में। तो 5:2 के रेशो में जब आप बैठेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 5,000, 2,000 और 2,000। ठीक है जी। अब देखिए, अब आती है बात, ये सब करने के बाद गुडविल। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो गुडविल अकाउंट को भी अपन बांटेंगे। तो चलिए, गुडविल अकाउंट 63,000 है, इसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं 5:2 में। तो कैलकुलेशन देखिएगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो 63,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, तो 35,000 आ जाएगा। इसको 2 गुडविल करके लिखेंगे हम, 35,000। फिर लिखें आप 63,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो आ जाएगा 14,000, और इसमें भी आ जाएगा 14,000। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या बात आती है। नेक्स्ट देखो हमारे को क्या चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई है बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। तो क्या लिखा है, बेड डेट कितने हो गए, 5,000 के। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन 10%। तो बेड डेट तो हो गए आपके 5,000 के, और आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने के बने हुए हैं, 2,300 के। तो एक काम करो, 5,000 के बेड डेट जो है वो सबसे पहले तो आप 23 के प्रोविजन से चार्ज कर लो। तो प्रोविजन तो खत्म हो जाएंगे बेड डेट की वजह से। तो अब एक्स्ट्रा बेड डेट और कितने हो गए, 2 बेड डेट्स। 5,000 के थे, 2,300 रुपीज़ आपने प्रोविजन से चार्ज कर लिया, बचे कितने, 2,700 के। ठीक है जी। और अब आप देखो, अब आपको वो क्या बोल रहा है, 10% अपन को मेंटेन करना है। तो मैं आपको कहूँ बच्चे कि 38,000 के डेटर थे, तो ओवरऑल 5,000 के बेड डेट हो गए। तो अब आपके पास डेटर्स कितने के बचे हैं, 33,000। अब इस 33,000 के ऊपर आपको कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 10% का प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो 33,000 का 10% निकालेंगे तो 2 प्रोविजन फॉर बेड डेट आ जाएगा, बेड डेट्स 3,300। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, वो नहीं भी बोलता तो भी हमने करनी थी। फिर यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे पहले हम आगे के ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। इन्वेंट्रीज 1,30,000 की है, तो ऊपर देखो आप इन्वेंट्रीज कितना है, 1,34,000। और अब हो कितनी गई, 1,30,000 की। तो कितने से इन्वेंट्री कम हो गई, 4,000 से। तो 2 इन्वेंट्रीज 4,000 रुपीज। इसके बाद देखिए आगे क्या बात बोल रहा है, मशीनरी 82,000 है,
मशीनरी 1 लाख थी और कितने की हो गई 82 की। तो कितने रुपए से कम हो गई मशीनरी, 1 लाख में से माइनस करो 82, तो कर लेते हैं 1 लाख माइनस 82,000, 18,000 रुपीज से। टू मशीनरी कितने से हो जाएगी 18,000 से। अब इसके बाद आगे की बात करें, ये भी हो गया, मशीन का पॉइंट भी हो गया। अब आगे क्या बात बोलते हैं, फर्नीचर 1,95,000 का है और ऊपर था 1,80,000, बढ़ गया फर्नीचर 15,000 से। तो आप फर्नीचर को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, 15,000 से बढ़ गया है, तो बाय फर्नीचर 15,000 से। इसके बाद वो क्या बोलते हैं आगे, बिल्डिंग 6 लाख की है, पहले बिल्डिंग 5,70,000 की थी, अब 6 लाख की हो गई, 30,000 से बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग 30,000 रुपीज से। तो यानी ये पॉइंट भी पूरा हुआ हमारा। और अब वो क्या बात बोलते हैं, ये पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ रुपीज 25,000. It was decided to pay off Guinea by giving her unrecorded investment in full settlement of her part payment of 28,000. कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट गिन्नी को दे देंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट मतलब गिन्नी के जितने पैसे बनते हैं उसमें आप उसको इन्वेस्टमेंट दे देंगे 28,000 की। मान के चलिए उसके 4 लाख बनते हैं, 5 लाख बनते हैं, तो उसमें से आप उसको 28,000 रुपीज़ तो दे ही दोगे, ठीक है। 28,000 रुपीज़ पार्ट पेमेंट जो उसकी बन रही थी उसके अगेंस्ट में हमने उसको दे दिया, ठीक है जी। गिन्नी को कितने रुपए 28,000 रुपीज़, 25,000 की इन्वेस्टमेंट 28,000 में कर दिया अपन ने। तो आप उसको यहाँ पर क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट करके गिनी के कॉलम में लिखोगे आप 28,000 रुपीज़, और बाकी कितने पैसे अभी बनते हैं वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। अब बचा है पॉइंट केवल और केवल गुडविल का, और ये पूरा लिखा हुआ है गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है आपको। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है गिनीज शेयर निकालना पड़ेगा आपको। तो गिनी है सबसे पहली, यानी इसका रेशो हो गया 5/9 इंटू 54,000, 54,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ जो है गुडविल में इसका हिस्सा आ गया। अब गुडविल में हिस्से 30,000 को हम कौन से रेशो में बांटने वाले हैं, गेनिंग रेशो में। जब आप इसको गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो इनका देखना ये है कि इनका गेनिंग रेशो कितना आता है, ठीक है। हालांकि आपको ये न्यू रेशो दे रखा है 5:4 और ये लिखा है ना, तो देखते हैं। तो 30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो आपको इसके अंदर न्यू रेशो दे रखा है, तो आपको गेनिंग रेशो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो है 2/9 और न्यू रेशो है 5/9, क्योंकि 5:4 है ना। तो ये तो निकल आएगा, बचे हुए पार्टनर कौन है, बिनी और मिनी, बिनी और मिनी का। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2/9 माइनस 4/9, 5 और 2 है इसलिए, तो ये हो गया 3/9 और ये हो गया 2/9। तो 3:2 इसका गेनिंग रेशो आ गया। तो अब आपकी जो गुडविल थी 30,000 की इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो 10,000, जस्ट लाइक देखना पड़ेगा, रुको। तो देखिए बच्चों, हमसे यहाँ पर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको करेक्ट करना है। तो 30,000 था हमारा, 30,000 की जो गुडविल थी उसके हिस्से की, उसको हम 3:2 में बांटेंगे, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 3 और 2 5 होते हैं, इसलिए 18,000 आ गया। तो यानी इसके हिस्से में आ गया 18,000 रुपीज़। और अब आप करेंगे 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसके हिस्से में आ जाएगा 12,000। तो 18 और 12 हो गया, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बाय कौन कौन से दोनों बचे हुए पार्टनर थे, बिनी और मिनी,
तो बाय बिनीज कैपिटल, बाय मिनीज कैपिटल। और कॉलम किसका यूज करेंगे? कॉलम हम गिनी का यूज करेंगे, ठीक है। 18,000 और 12,000 लिख दो यहाँ पर, ठीक है जी। और इसी तरीके से 2, क्योंकि कॉन्ट्रा टाइप होती है इसकी एंट्री, तो 2 गिनी करके डेबिट साइड में लिखेंगे, यही सिखाया था आपको। और कॉलम किस किस के यूज़ होंगे? बिनी और मिनी के, 18,000 एंड 12,000। तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्री भी कर डाली। तो सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अब देखिए, अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो हमारा देखना ये है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 15,000 क्रेडिट में प्लस 30,000 है, टोटल मिला के हो गया 45, माइनस 2700 माइनस 3300 माइनस 4000 और माइनस 18,000। ये आ जाएगा आपका इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। इसमें एक चीज़ हम लिखना भूलें कि देखो आप, इसमें एक और चीज़ थी, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी ना, ये देखो यहाँ लिखा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ ₹25,000। तो हमको उसको रिकॉर्ड तो करना चाहिए, तो वो हम लिखना भूल गए यहाँ पर, तो वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। उसको रिकॉर्ड में तो लाना पड़ेगा ना। तो 25,000 की थी, ठीक है, लेकिन आपने उसको रिवैल्यू करके इसमें लिखा ना, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी बाय एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट इन द पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000। वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो 25,000 की थी, लेकिन अब उसको रिवैल्यू कितने में कर दिया गया? 28 में। तो उसको हम कितने में लिखेंगे यहाँ पर? अब 28,000 में, ठीक है जी। चलिए अब आती है बात यहाँ पर, अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे। देखो वापस से 15,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 माइनस 2700 माइनस 3300 माइनस के 4,000 और माइनस के 18,000। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 45,000 का। और ये 45,000 तीनों पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएंगे और 5 to 2 के अंदर, तो गिनी, बिनी और मिनी, तो 5 to 2 में बांटते हो 45,000 को, तो आपके पास आ जाएगा 25,000, 10,000 एंड 10,000। और वही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, बाय रिवैल्यूएशन 25,000 और 10,000 एंड 10,000। तो उम्मीद है मोर और लेस हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर टू बैलेंस सीडी होगा। तो सबसे पहले तो गिनीज लोन करके लिखोगे आप, गिनी का लोन कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से, तो करो मेरे साथ साथ 4,60,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस के 12,000 प्लस के 25,000 और माइनस के 35,000 और माइनस के 28,000। तो ये आ रहा है आपका 4,57,000, 4,57,000। अब बाकियों का हमको क्या काम करना है, तो गिनी लोन में डाल दिया, बाकियों को हम टू बैलेंस सीडी करके बंद करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से बंद होंगे बाकी, तो चलिए उनका भी करके देख लेते हैं। 3 लाख प्लस 2,000 प्लस 10,000 माइनस के 14,000 और माइनस के 18,000, तो 2,80,000 आ रहा है, 2,80,000। ऐसे ही हम तीसरे का भी कर लेंगे, 2,90,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 माइनस के 14,000 और माइनस के 12,000। तो ये आ जाएगा आपका 2,76,000। और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।